सोचिए, एक 5 साल का मासूम बच्चा है। वो छत की मुंडेर से लटका हुआ है। बाप रे। हाँ, और उसकी छोटी छोटी उंगलियां ना, वो फिसल रही हैं। नीचे एकदम पक्का फर्श है आंगन का। हम्म। और वहीं महज कुछ इंच की दूरी पर एक महिला खड़ी है। वो आराम से, मतलब सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। बल्कि उस एक पल के लिए ना उसके दिमाग में एक बेहद खौफनाक ख्याल आता है। वो सोचती है, गिर जाने दो, मेरा तो कांटा निकलेगा। और ये कोई मतलब कोई थ्रिलर या सस्पेंस फिल्म का सीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी दिमाग के उस सबसे अंधेरे कोने की हकीकत है जहां ईर्ष्या और सामाजिक कुंठा इंसान की स्वाभाविक ममता को भी पूरी तरह निगल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहन चर्चा, यानी आज के इस डीप डाइव का जो केंद्र है ना, वो यही डरा देने वाला मनोवैज्ञानिक क्षण है। हम्म। आज हम कोई ताज़ा रिसर्च पेपर या न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं। आज हमारे सामने है हिंदी साहित्य की एक बेहद मार्मिक और मैं कहूँगा एक झकझोर देने वाली कहानी। ताई। हाँ, ताई, जिसे विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखा है। और आज हमारे पास ना कई सारे स्रोत हैं। इस कहानी का मूल पाठ है, कुछ साहित्यिक समीक्षाएं हैं, लेखक का जीवन परिचय है और कई पाठ्यपुस्तकों के विस्तृत विश्लेषण भी मौजूद हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी की घटनाएं को एक के बाद एक जानना नहीं है। राइट। हम दरअसल उस जटिल तंत्र को, उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक समाज एक औरत की पहचान को सिर्फ उसके मां बनने तक सीमित कर देता है। बहुत गहरी बात है ये। और कैसे वो दबाव एक जहर बनकर उसके दिमाग में घुलता है। और सबसे जरूरी बात, कैसे एक बच्चे की मासूमियत उस जहरीले अहंकार की दीवार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देती है। मतलब ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने खालीपन की वजह से एकदम खलनायिका बनने के कगार पर खड़ी है। बिल्कुल। लेकिन अंत में वही निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल भी बनती है। खैर, इससे पहले कि हम इस महिला यानी ताई के दिमाग में चल रही इस पूरी उथल पुथल को डीकोड करें, मुझे लगता है कि यह समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ऐसी कहानी आई कहां से। हाँ, उसका बैकग्राउंड। राइट। आखिर किस माहौल ने इस मनोविज्ञान को जन्म दिया? देखिए, इसके लिए ना हमें 20वीं सदी की शुरुआत के कानपुर शहर की तरफ देखना होगा। अच्छा, कानपुर। हाँ, और उस मध्यवर्गीय समाज को समझना होगा जहां इस कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी रह रहे थे। उनका जन्म 1891 में, हालांकि कुछ स्रोत 1895 भी बताते हैं, अंबाला में हुआ था। लेकिन उनका परिवार बाद में कानपुर आकर बस गया था। ओके। उनके दादाजी शहर के एक रसूखदार वकील थे। तो कौशिक जी ने ना उस शहरी मध्यवर्गीय पारिवारिक ढांचे को बहुत करीब से देखा था। मतलब जहां वो बंद दरवाजों के पीछे की पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल, जहां इंसानी रिश्तों की घुटन पनपती है, वो सब उन्होंने जिया था। एक मिनट, मैंने उनके जीवन परिचय में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पढ़ी। हाँ। उन्होंने शुरुआत में हिंदी में लिखना शुरू ही नहीं किया था, है ना? हाँ, एकदम सही पढ़ा आपने। वो रागिब नाम से उर्दू में शायरी और कहानियां लिखते थे। फिर अचानक उन्होंने भाषा क्यों बदल ली? मतलब उर्दू से हिंदी की तरफ ये शिफ्ट क्यों? इसके पीछे एक पूरी वैचारिक क्रांति चल रही थी उस वक्त। कानपुर में उनकी मुलाकात मुंशी प्रेमचंद से हुई। अरे वाह, प्रेमचंद जी से? हाँ, जो खुद उस वक्त नवाब राय के नाम से उर्दू में ही लिखते थे। और उनकी मुलाकात मुंशी दयानारायण निगम से भी हुई। उसी दौरान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती के संपादक थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव था इन सब लेखकों पर। अच्छा। द्विवेदी जी का मानना था कि अगर आपको आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको उस भाषा का इस्तेमाल करना होगा जो घर घर में बोली और पढ़ी जाती है, यानी देवनागरी लिपि वाली हिंदी। एकदम सही। को अगर मैं इसे मतलब आज के डिजिटल युग से जुड़कर देखूं, तो क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आज कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर या डिजिटल क्रिएटर है? हाँ, क्या मतलब? मतलब कोई क्रिएटर सिर्फ अपनी रीच बढ़ाने के लिए या एल्गोरिदम को बीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर वो अपनी भाषा बदल लेता है ताकि वो एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक अपनी बात पहुंचा सके। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। लक्ष्य वही था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। राइट। फिर 1913 में कौशिक जी की पहली हिंदी कहानी रक्षाबंधन प्रकाशित हुई। लेकिन इस शिफ्ट का, इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ? क्या? उन्होंने उर्दू साहित्य की उस परिपक्वता को, उस गहरी मनोवैज्ञानिक समझ को अपनी शुरुआती हिंदी कहानियों में डाल दिया। समझ रहा हूँ। उस दौर में जहां कई लोग सिर्फ तिलिस्मी दुनिया या राजा महाराजाओं की ऐतिहासिक कहानियां लिख रहे थे,
कौशिक जी ने हमारे ड्राइंग रूम और आंगनों में होने वाली रोजमर्रा की पारिवारिक समस्याओं को अपना विषय बनाया। और ताई उसी पारिवारिक यथार्थ का एक मास्टरपीस है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इसी घर के आंगन में चलते हैं जहां ये सब ड्रामा घट रहा है। रामजी दास और रामेश्वरी का घर। रामजी दास करीब 35 साल के एक बेहद अमीर और सफल कपड़े के व्यापारी हैं। हाँ। और उनका एक छोटा भाई है कृष्णदास, जिसके 2 बच्चे हैं, 5 साल का मनोहर और 2 साल की चुन्नी। लेकिन रामजी दास और रामेश्वरी की अपनी कोई संतान नहीं है। और यही वो खालीपन है जो इस पूरी कहानी का इंजन है। आप रामजी दास का रवैया देखिए, वो अपने भतीजे भतीजी को सगी संतान की तरह प्यार करते हैं। उनके लिए खून का रिश्ता उतना मायने नहीं रखता। बिल्कुल, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा उनके खून का है या उनके भाई का। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी रमेश्वरी यानी ताई इसी निसंतान होने की वजह से गहरी कुंठा और कड़वाहट में डूबी हुई हैं। वो संतान प्राप्ति के लिए हर तरह के पूजा पाठ, ज्योतिष और व्रतों का सहारा लेती हैं। जबकि रामजी दास इन सब चीजों को पाखंड कहकर एकदम खारिज कर देते हैं। हाँ, वो इन सब में विश्वास नहीं करते। उनका तर्क है कि इंसान का नाम सुकृति यानी अच्छे कर्मों से अमर होता है। हाँ। वो सूरदास और तुलसीदास का उदाहरण देते हैं कि भाई क्या उनकी कोई संतान थी? नहीं ना। लेकिन उनके काम ने, उनके कर्मों ने उन्हें अमर कर दिया। सिर्फ बेटा पैदा कर लेने से कोई महान नहीं बन जाता। देखिए, सुनने में तो रामजी दास का तर्क बहुत तार्किक और आदर्श लगता है। हाँ, लॉजिकल है। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुक के रामेश्वरी के मनोविज्ञान को समझना होगा। रामेश्वरी का जो व्यवहार है, जिसे हम मनोविज्ञान में विस्थापित क्रोध कहते हैं, मिसप्लेस्ड एग्रेशन। हाँ, मिसप्लेस्ड अग्रेशन, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। स्रोतों में एक जगह एक बहुत ही सुंदर रूपक इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, क्या है वो? उन्होंने कहा है कि रामेश्वरी का हृदय ना उस उपजाऊ भूमि की तरह है जिसमें बीज तो है, लेकिन उसे सींचने वाला कोई नहीं है। उसका मातृत्व कोई सही रास्ता न मिलने के कारण ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन में बदल गया है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। बताइए। मतलब अगर रामेश्वरी को गुस्सा समाज से है या मान लीजिए अपनी किस्मत से है, तो वो अपना सारा जहर उन छोटे बच्चों पर क्यों निकाल रही है? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब वो अपने पति से क्यों नहीं लड़ती? वो समाज से क्यों नहीं लड़ती? एक 5 साल के बच्चे को अपनी नफरत का निशाना क्यों बनाना? क्या वो सच में खलनायक नहीं है? देखिए, क्योंकि इंसानी दिमाग ना इसी तरह काम करता है। विस्थापित क्रोध का सबसे बड़ा नियम यही है कि इंसान अपना गुस्सा कभी भी उस चीज या व्यक्ति पर नहीं निकालता जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। अच्छा, तो वो आसान शिकार ढूंढती है। बिल्कुल। रामेश्वरी उस पितृसत्तात्मक समाज से नहीं लड़ सकती, वो अपनी बायोलॉजिकल सच्चाई से नहीं लड़ सकती, और वो अपने पति रामजी दास से भी नहीं लड़ सकती, क्योंकि समाज में रामजी दास का एक रुतबा है, उनका व्यापार है, उनका एक अस्तित्व है जो पिता बनने या न बनने पर टिका हुआ नहीं है। राइट। समाज आदमी को बांझपन के लिए ताने नहीं मारता। एकदम सही। लेकिन रामेश्वरी का क्या? उस दौर में एक औरत की एकमात्र उपयोगिता उसका मां बनना मानी जाती थी। बहुत भयानक दबाव है ये। जब वो उसमें असफल हो जाती है तो उसका दिमाग एक ऐसा शिकार ढूंढता है जो कमजोर हो, जो पलटकर वार न कर सके। और वो शिकार बनते हैं वो दोनों मासूम मनोहर और चुन्नी। ये सच में एक बहुत ही डरावना सच है। मतलब वो बच्चे असल में उसके लिए बच्चे या इंसान हैं ही नहीं, वो सिर्फ उसकी अपनी विफलता के चलते फिरते रिमाइंडर हैं। हाँ, एक आईना है। जब भी वो उन बच्चों को देखती है उसे बस अपना खालीपन नजर आता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? घर के बड़ों की इस मनोवैज्ञानिक जंग का सबसे पहला असर किस पर होता है? बच्चों की होता होगा। बिल्कुल, उन्हीं बच्चों पर। कौशिक जी ने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान को जिस गहराई से उकेरा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, मुझे वो खिलौना रेलगाड़ी वाला दृश्य याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत पावरफुल सीन है। 5 साल का मनोहर अपने ताऊजी यानी रामजी दास से खिलौना रेलगाड़ी मांगता है। ताऊजी ऐसी मजाक में पूछते हैं कि बेटा तुम इस ट्रेन में किसी किसी बिठाओगे? मनोहर कहता है कि वो सबको ले जाएगा, माँ, बाबूजी, ताऊजी, चुन्नी। लेकिन ताई को नहीं। हाँ, वो कहता है ताई को नहीं ले जाऊंगा। और जब उससे पूछा जाता है क्यों, तो वो एक लाइन में ऐसा जवाब देता है जो रामेश्वरी के पूरे वजूद को आईना दिखा देता है। वो कहता है ताई हमें प्यार नहीं करती। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे नासमझ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। हाँ, बड़ों को यही लगता है। लेकिन वास्तव में बच्चों का दिमाग बड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से खतरे या सुरक्षा को भांप लेता है। अच्छा। क्योंकि उनके पास भाषा की जटिल समझ नहीं होती ना,
इसलिए उनका दिमाग शब्दों पर नहीं बल्कि सीधे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। मतलब वो हमारी बातों को नहीं बल्कि हमारे हाव भाव और हमारी वाइब को पढ़ते हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वाइब। बच्चों का इमोशनल रडार एक हाई सेंसिटिव एंटीना की तरह होता है। वे हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस, आवाज की टोन और शरीर की जकड़न को स्कैन करते हैं। एक बच्चे का सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो ये पहचान सके कि कौन उसे बचाता है और कौन उसके लिए खतरा है। तो मनोहर का वो जवाब कोई बच्चों वाली शरारत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो ताई को रेलगाड़ी में ले जाने से मना करना वो एक बच्चे के दिमाग द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा था। उसने महसूस किया था कि ताई के शरीर की ऊर्जा उसके आसपास हमेशा कठोर और नफरत से भरी हुई थी। और ये बात उस सीन में साबित भी हो जाती है। हाँ, वो जो अगला हिस्सा है। जब मनोहर ये बात कहता है तो रामजी दास जबरदस्ती उसे ताई की गोद में बिठा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि अरे नहीं देखो, ताई तुमसे प्यार करती है। लेकिन रामेश्वरी का रिएक्शन क्या होता है? वो बुरी तरह झुंझलाकर उसे नीचे धकेल देती है। वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास भाग जाता है। अब देखिए, उस बच्चे को कोई शारीरिक चोट नहीं लगी थी उस धक्के से, लेकिन उसे जो मैसेज मिला वो बहुत साफ था कि यहाँ मेरा तिरस्कार होता है। बिल्कुल, उसे समझ आ गया कि यहाँ मैं अनवांटेड हूँ। ये दृश्य ना हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ ताई का ये रूखापन है और दूसरी तरफ स्रोतों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि ताई के अंदर मातृत्व कूट कूट कर भरा है। हाँ, वो उपजाऊ जमीन वाला रूपक। बिल्कुल। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या वो सच में एक पत्थर दिल औरत है या ये कठोरता सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, एक नकाब है? और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से एक में मिलता है, वो छत वाला दृश्य। ओहो, वो सीन तो मतलब बहुत ही अद्भुत है। एक दिन रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी है। वो शायद अपने ही ख्यालों में उलझी है। मनोहर और चुन्नी वहां खेल रहे हैं और खेलते खेलते बच्चे अचानक से दौड़कर उसकी गोद में गिर जाते हैं। और फिर उस एक पल के लिए ना, सिर्फ उस एक पल के लिए रामेश्वरी का सारा डिफेंस मैकेनिज्म टूट जाता है। हाँ, वो सब भूल जाती है। स्रोत बताते हैं कि वो उन्हें ऐसे गले लगा लेती है जैसे कोई भूखा इंसान सदियों बाद खाने पर टूट पड़ता है। वो उन्हें चूमने लगती है। ये दृश्य, जिसे हम मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं? हाँ, मतलब ये दिमाग का वो अंतर्द्वंद्व है जहां इंसान की स्वाभाविक भावनाएं और उसका पाला हुआ अहंकार, ये दोनों आपस में टकराते हैं। अच्छा। रामेश्वरी के भीतर एक माँ है जो बरसों से बाहर आने के लिए तड़प रही है। जब बच्चे उसकी गोद में आते हैं तो शरीर का ऑक्सीटोसिन और वो वात्सल्य उसके दिमाग की सारी कड़वाहट को एक झटके में ओवरराइड कर देता है। लेकिन ये जादू सिर्फ चंद सेकंड का होता है। क्योंकि रामजी दास आ जाते हैं। हाँ, तभी वहां पीछे से रामजी दास आ जाते हैं और वो मुस्कुराकर बस एक लाइन कहते हैं, तुम भी बच्चों से प्यार करने लगी हो। और बस ये सुनते ही रामेश्वरी जैसे नींद से झटके से जाग जाती है। वो तुरंत बच्चों को दूर धकेल देती है और भड़क कर कहती है, मेरे तो ये पीछे पड़े हैं। वो वापस अपने उसी नफरत वाले अवतार में आ जाती है। यहाँ मुझे समझ नहीं आता कि आखिर रामजी दास के आते ही उसे एकदम से क्या हो गया। देखिए, क्योंकि रामजी दास का वो वाक्य ना उसके अहंकार पर सीधा हमला था। अहंकार पर कैसे? मनोविज्ञान में ईगो डिफेंस बहुत मजबूत चीज होती है। हाँ। रामेश्वरी ने सालों से दुनिया के सामने और खुद अपने सामने भी ये झूठ गढ़ा था कि उसे देवर के बच्चों से नफरत है। अगर वो रामजी दास के सामने ये मान लेती कि वो उन बच्चों से प्यार करती है तो इसका मतलब क्या होता? क्या? इसका मतलब होता अपनी उस बांझपन की विफलता को पूरी तरह स्वीकार कर लेना। इसका मतलब होता अपने पति के उन तर्कों के सामने हार मान लेना जहां वो कहते थे कि ये सब पाखंड है। ओहो, समझ रहा हूं। उसका अहंकार उसे अपनी ही कमजोरी यानी अपने वात्सल्य को स्वीकार करने की इजाजत ही नहीं देता। ये कितना अजीब है ना यार। मतलब हम अपनी ही भावनाओं से कितनी जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा है कि आपको कोई ऐसा इंसान रोते हुए पकड़ ले जिसके सामने आप हमेशा खुद को बहुत सख्त और पत्थर दिल साबित करने की कोशिश करते रहे हो। एकदम सही एनालॉजी है। रामेश्वरी का वो गुस्सा असल में बच्चों पर था ही नहीं, रामजी दास पर भी नहीं था। वो गुस्सा खुद पर था कि उसकी कमजोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। और जब अहंकार इतना सख्त हो जाता है ना, जब इंसान अपने ही रचे हुए झूठ के जाल में इतना फंस जाता है कि वो अपनी स्वाभाविक अच्छाई को भी नकारने लगता है, तो उस अहंकार की बर्फ को तोड़ने के लिए किसी छोटी मोटी चीज की नहीं बल्कि एक प्रचंड मानसिक आघात की जरूरत होती है। एक ट्रॉमा की। हाँ। एक ऐसा झटका जो उस इंसान को मनोवैज्ञानिक कगार यानी साइकोलॉजिकल एज पर लाकर खड़ा कर दे। और यही चीज हमें कहानी के चरमोत्कर्ष
यानी उस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स की तरफ ले जाती है, वो छत वाला सीन। जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। एक शाम मनोहर ताई से पतंग मांगता है। रामेश्वरी, जो अभी भी अपने उसी अहंकार के कवच में है, वो उसे झिड़क देती है। हाँ। तभी एक कटी हुई पतंग उनके छत के छज्जे यानी मुंडेर पर आ गिरती है। और वो हिस्सा बहुत खतरनाक है। पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसका पैर फिसलता है और वो मुंडेर से लटक जाता है। और नीचे सीधा पक्का आंगन है। हाँ, बच्चा डर के मारे पुकारता है, ताई। रामेश्वरी वहीं पास में है। यहाँ भौतिक कगार और मनोवैज्ञानिक कगार दोनों एक साथ आ जाते हैं। बिल्कुल। रामेश्वरी बस एक कदम बढ़ाकर उसे बचा सकती है, लेकिन वो वहीं जम जाती है। उसके दिमाग में वो भयानक विचार आता है, गिर जाने दो, मेरा तो पाप कटेगा। और वो चुपचाप खड़ी रहती है। जरा उस पल की भयावता को इमेजिन करें आप। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, तो क्या है? ये सालों की दबाई हुई ईर्ष्या है जो एक अवसर के रूप में सामने आ गई है। उसका दिमाग उसे उस पल समझा रहा है कि अगर ये बच्चा नहीं रहा तो वो जो रोज रोज का खालीपन उसे महसूस होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। मतलब कोई उसे उसकी विफलता की याद दिलाने वाला बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये ईर्ष्या का वो चरम बिंदु है जहां इंसान की चेतना एकदम शून्य पड़ जाती है। लेकिन फिर वो 5 साल का बच्चा है जिसकी उंगलियां फिसल रही हैं, वो एक बार फिर पुकारता है, अरिताई। और इस बार जब रामेश्वरी उसकी आंखों में देखती है, वो बेबसी, वो खौफ और वो मौत का डर देखती है ना, तो अंदर कुछ टूट जाता है। वो बर्फ टूट जाती है। हाँ, अचानक वो कुंठा का पहाड़ ढह जाता है और वो स्वाभाविक माँ जाग जाती है। वो चीखती हुई उसे बचाने दौड़ती है, अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बच्चा नीचे गिर जाता है। हाँ, और बच्चे के गिरते ही रामेश्वरी भी चीख मारकर वहीं बेहोश हो जाती है। अब देखिए, ये बेहोशी सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल शटडाउन था। जब हमारे दिमाग पर एक साथ इतना गहरा अपराध बोध और सदमा हमला करता है ना, तो वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। सिस्टम क्रैश हो जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो होता है ना, वो किसी प्रायश्चित से कम नहीं है। मनोहर के गिरने के बाद रामेश्वरी 7 दिन तक तेज बुखार में बेसुध पड़ी रहती है। और उस पूरे वक्त वो प्रलाप करती है, बड़बड़ाती रहती है, मैंने उसे नहीं बचाया, मैं चाहती तो बचा सकती थी। ये जो 7 दिन का बुखार है ना, ये असल में उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग का रिबूट होना है। रिबूट? हाँ, वो अपराध बोध की ऐसी आग है जिसमें उसका सारा अहंकार, सारी ईर्ष्या और सारी कड़वाहट जल के एकदम राख हो रही है। उस आघात ने आखिरकार उसके उस डिफेंस मैकेनिज्म को हमेशा के लिए तोड़ दिया, जिसने उसे सालों से जकड़ रखा था। और जब 7 दिन बाद उसे होश आता है, तो पहली चीज वो क्या पूछती है? वो मनोहर के बारे में पूछती है। हाँ, वो पूछती है मनोहर कैसा है। और जब उसे पता चलता है कि बच्चा जिंदा है और ठीक हो रहा है, तो वो उसे अपने पास बुलाती है। वो उसे अपनी छाती से चिपका लेती है। अब वहां कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कड़वाहट से भरी ताई अब एक पूरी तरह से ममतामयी माँ बन चुकी हैं। कौशिक जी ने इस कहानी के जरिए बहुत ही खामोशी से एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। क्या? उन्होंने ये स्थापित किया है कि सच्चा जुड़ाव, वात्सल्य या परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता। सही बात है। ये पूरी तरह से हमारे हृदय की प्रेम करने की क्षमता पर निर्भर करता है। रामेश्वरी की असली जीत मनोहर का बच जाना नहीं थी। तो क्या थी? उसकी असली जीत थी अपनी ही उस प्रेम करने की क्षमता को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेना। यार, ये कहानी पढ़ते हुए ना ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ ताई की नहीं, हम सबकी कहानी है। कैसे? क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कोई अहंकार की दीवार जरूर होती है, जो हमें किसी अपने को प्यार जताने से या अपनी कमजोरी मान लेने से रोकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अक्सर अपनी झूठी शान या जिद को बचाने के लिए उन चीजों से मुंह मोड़ लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सुकून दे सकती हैं। लेकिन हम इस कहानी में अब तक ताई के अहंकार, उसके अपराध बोध और उसकी खलनायकी का विश्लेषण करते रहे हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक ऐसा नजरिया पेश करना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे। अच्छा, ऐसा क्या है? मैं चाहता हूं कि हम इस पूरी परिस्थिति को एक अलग एंगल से देखें। जरा आदर्श पति रामजी दास के किरदार के बारे में सोचिए। रामजी दास, जिन्हें पूरी कहानी में एक बहुत ही समझदार, तार्किक और बच्चों से बिना शर्त प्यार करने वाले इंसान के रूप में दिखाया गया है। हाँ, बिल्कुल वही रामजी दास। जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि रामेश्वरी के इस राक्षस बनने के पीछे, उस पूरी कड़वाहट के पीछे कुछ बहुत बड़ी गलती रामजी दास की भी थी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पूरी कहानी में देखिए ना, उन्होंने क्या किया। उन्होंने लगातार अपनी पत्नी को बच्चों से प्यार करने के लिए मजबूर किया।
हाँ, ये तो है। जब रामेश्वरी संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करती थी या डरती थी तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कई बार उसे ताने दिए कि तुम्हारा हृदय किस धातु का बना है। ओह, अगर हम इसे गहरे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आप कह रहे हैं कि रामजी दास ने अपनी पत्नी के उस गहरे दुख को, उस मां न बन पाने की पीड़ा को कभी वैलिडेट ही नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने कभी वैलिडेट ही नहीं किया। उन्होंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उस समाज में जहां औरत की पूरी कीमत उसके मां बनने से तय होती है, वहां रामेश्वरी पर क्या बीत रही है। बात तो सही है। रामजी दास अपने तर्कों में इतने सही थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की भावनाओं को पूरी तरह से नकार दिया। क्या रामेश्वरी को बच्चों को अपनाने में इसलिए इतना लंबा वक्त लगा क्योंकि उसके अपने पति ने कभी उसे वो सुरक्षित माहौल ही नहीं दिया जहां वो अपने खालीपन का शोक मना सके। ये बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट है ना? क्या अगर रामजी दास ने उसे हर कदम पर जज करने के बजाय उसके दर्द को समझा होता और उसे सहारा दिया होता तो बात उस मुंडेर तक पहुंचती ही नहीं। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी के दृष्टिकोण को एकदम पलट कर रख देता है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि किसी रिश्ते में सिर्फ तार्किक रूप से सही होना काफी नहीं होता। सामने वाले के दर्द को समझना और उसे साझा करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। तो अगली बार जब आप अपने आसपास किसी के बेवजह रुखेपन, चिड़चिड़ेपन या गुस्से को देखें ना, तो तुरंत उन्हें जज करने से पहले याद रखिएगा कि शायद उसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य मुंडेर है जहां उनका कोई बहुत गहरा दर्द लटका हुआ है। और उसे किसी तालों की नहीं बल्कि किसी के हाथ की जरूरत है। क्या बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विचार करते रहिए और मिलते हैं हमारे अगले अन्वेषण में।